हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा पावर। अभी तक हमने वर्क एंड एनर्जी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, एनर्जी एंड वर्क थ्योरम क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पावर। ओके, पावर क्या होती है, पहले आपको इसके बारे में खुद को सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, ओके, बट पावर इज व्हाट, हाउ फास्ट यू कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क। किसी भी वर्क को आप कितना ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हो, कितना ज़्यादा स्पीड से कर सकते हो, वो क्या है, पावर है। जैसे हम एक तरीके से एक बात करें, घरों में हमारे पंप होता है, जो मोटर लगी होती है पानी को ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए। दो टाइप की मोटर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, एक मोटर मान लिया हमने छोटी जो कम पावर की है, हम बोल देते हैं कई बार ना कि 1/2 HP की मोटर है, ऐसा बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि 1 HP की मोटर है। ठीक है, तो हमने छोटी और बड़ी दो टाइप की मोटर कंसिडर कर ली। अब इस जो छोटी वाली मोटर है, इसको ऊपर पानी पहुंचाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उस टैंक को फिल करने में बहुत टाइम लगेगा, जबकि जो बड़ी वाली मोटर है, इसको अगर ये मोटर उस टैंक को फिल करेगी तो वहाँ पर बहुत ही कम टाइम लगेगा, लगभग आप ये मान सकते हो इससे आधा टाइम लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि हाउ फास्ट ए डिवाइस और हाउ फास्ट ए मैन कैन डू द वर्क इज नॉन इट्स पावर। कि कोई भी डिवाइस, कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी भी काम को कितना ज़्यादा तेज़ी से, कितना ज़्यादा स्पीड से कर सकता है, इस स्पीड को आप क्या बोलोगे, पावर बोलोगे। ठीक है, तो इस स्पीड को मेजर करने का तरीका क्या है, आप इसको ये भी कह सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका इजीएस्ट डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब डूइंग वर्क है तो आप ये भी, वर्क कब होगा, जब एनर्जी खर्च करोगे। ओके, तो आप ये भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, उसको भी आप क्या बोल देते हो, पावर ही बोलते हो। ठीक है, तो पावर का सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है P इज टू W/T, ये हो गया। ओके, अब आप ये कह सकते हो P को W/T, लेकिन ये तो एक सामान्य सी बात हो गई कि अगर कोई पर्सन किसी भी वर्क को करने के लिए, अगर कोई पर्सन किसी वर्क को करने के लिए W वर्क है, इसको करने के लिए T टाइम ले रहा है, तो ये क्या हो गई, एवरेज पावर हो गई। ओके, ये क्या हो गई, एवरेज पावर। लेकिन हम हमेशा एवरेज पावर नहीं करते, हम अगर इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, P इज टू दिस T टेंड्स टू 0 लिमिट W/T, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास dW/dt। ये क्या हो गई, ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई, dW/dt। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज ए इंस्टेंटेनियस पावर और इज नॉन एज ए पावर। और यहाँ पर आपको पता है, क्या पता है आपको, कि W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F इंटू S, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू D इंटू FS डिवाइडेड बाई T dt। तो F कॉन्स्टेंट है अगर, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, P इज इक्वल्स टू F ds/dt। ds, अब ds/dt, ds का डिफरेंशिएशन आ गया ना, और ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया F इंटू वी, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या आएगा, देखो ये आपके पास पावर के तीन फॉर्मूले हो गए। सबसे इजीएस्ट और मोस्ट कॉमन ये काम में आता है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और ये भी आपका बहुत बार काम में आता है, ये भी कई बार काम आता है जब इसको T की टर्म्स में दिया हुआ हो, कौन, वर्क। तो ये तो आपके पावर के फॉर्मूला हो गए। अब हमारे पास है यूनिट, यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, देखो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, W/T। W क्या हो गया, जूल, जूल पर
सेकेंड। ये हो गया आपके पास जूल पर सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ पावर। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया होता है इसका, जेम्स वॉट नाम का साइंटिस्ट था जिसने हीट इंजन बनाया था, उसकी पावर होती थी कुछ, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने इसको वाट नाम दे दिया, ठीक है ना। और इसको आप कैपिटल W से सिंपली डिनोट भी कर सकते हो। ये इसकी SI यूनिट हो गई जो कि एक छोटी यूनिट होती है, तो हमने इसको अदर यूनिट्स में कन्वर्ट कर रखा है जिससे कि मेगावाट, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है, ओके। जैसे 1 MW इससे डिनोट किया जाता है, और ये हो गई 10⁶ वाट। फिर है गीगावाट, गीगावाट क्या हो जाता है 1 GW, GB तो सुना आपने, ये GW है, ध्यान रखना। गीगावाट पावर की यूनिट है, 10⁹ वाट। ये दोनों यूनिट कहाँ काम में आती है, आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, उनकी कैपेसिटी इतनी होती है कि वो 1 घंटे में 1 सेकंड में इतनी पावर से वो वर्क करते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी वो पावर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ओके, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब जो एक जनरेटर होता है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, उसकी कैपेसिटी होती है 100 मेगावाट भी होती है कईयों की 500 मेगावाट भी होती है, जो लेटेस्ट बन रहे हैं ये, ठीक है। अब इतने बड़े जनरेटर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये 10⁸ वाट का हो गया। इसका मीनिंग ये है अगर आप 10 वॉट्स वाली LEDs अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो 10⁷ LEDs हो गई। और 10⁷ LEDs को पता है क्या कहते हैं, 1 करोड़। तो 1 करोड़ LEDs आप एक साथ ग्लो कर सकते हो इस टाइप के जनरेटर्स। तो इतनी बड़ी पावर होती है ये। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ मच एनर्जी वी आर कंज्यूमिंग फ्रॉम दीज पावर प्लांट्स, ओके। अब पावर प्लांट जैसे ये तो है नहीं कि राजस्थान में एक ही लगा हुआ है, बहुत सारे पावर प्लांट है। तो अब एक जनरेटर की मैंने इतनी यूनिट बताई है, तो एक जो पावर प्लांट होता है वहाँ पर कम से कम 4 या 5 100 मेगावाट वाले जनरेटर होते हैं, कम से कम, ठीक है। तो लगभग एक पावर प्लांट की जो कैपेसिटी होती है लगभग 1000 मेगावाट के आसपास होती है। तो 1000 मेगावाट बहुत होते हैं, कम नहीं होते, ठीक है। तो ये सब आपके पावर के बारे में डिस्कशन हो गया। एक पावर की एक और यूनिट होती है, क्या आपने ये सुना होगा शायद, HP, अश्व शक्ति, या आप इसको हॉर्स पावर भी कह सकते हो। ये भी एक यूनिट है, किसकी, पावर की यूनिट है। और जो गाड़ी हो गया, मोटर हो गया, बाइक हो गया, पंप हो गया, इन सब की जो पावर की कैपेसिटी HP में मेज़र करते हैं, और ये होती है 746 वाट इक्वल्स टू 1 HP। ये इसका मेजरमेंट का वैल्यू है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये अपने पास पावर तक का इतना टॉपिक है। अब हम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोलिजन। कोलिजन क्या होती है, देखो, जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कोलिजन क्या होती है, आपके दिमाग में सबसे पहला आंसर यही है, टक्कर, ओके। तो मैं इस टक्कर के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि कोलिजन को हिंदी में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसा नहीं पूछा था। मैं पूछ रहा हूँ कोलिजन क्या होती है, या टक्कर है वही क्या होती है, ये पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको कि जब दो चीज़ें भिड़ेंगी एक दूसरे से, उसको कोलिजन करें तो कैसे भिड़ेगी, ये देखो। टक्कर एक्चुअली कोलिजन कहते हैं किस चीज़ को है, ये देखना है अपने को, ठीक है ना। तो देखो, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको 1 मान लिया। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 2 मान लिया। दोनों किसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे
कहने का मतलब है कोलिजन कर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये फिर से मोशन करने लगेंगे, ठीक है। यहां पर भी मोशन कर रहे हैं और बाद में मोशन करेंगे, ठीक है। ये मोशन हर कंडीशन में हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पे हो क्या रहा है, मेन बात ये है, अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, और इनिशियली ये u1 एंड u2 स्पीड से मोशन कर रहे हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों कोलाइड कर गए और इसके बाद ये v1 और ये v2 स्पीड से आगे बढ़ रहा है कोलिजन के बाद। तो क्या होगा, इसका मोमेंटम कितना है, पहले इसका मोमेंटम है m1 u1, इसका मोमेंटम कितना है m2 u2। कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना है, मास तो वही रहेगा m1 v1 और इसका मोमेंटम m2 v2। इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एडिशन जो है ना वो तो कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले सेम होना है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ काम करता है। मोमेंटम ऑलवेज विल रिमेन कांस्टेंट, ओके, व्हाइल कोलिजन। लेकिन यहां पर क्या हुआ, दोनों का जो आपस का या दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका पहले कुछ था, बाद में कुछ और हो गया, इसका पहले कुछ था, बाद में कुछ और हो गया, ओके। तो कोलिजन की डेफिनेशन यहीं से आती है। कोलिजन इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन विच the bodies can exchange or they can change their linear momentum as well as their kinetic energy, okay। तो कोलिजन एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो बॉडी अपना लीनियर मोमेंटम चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कोलिजन बोलते हो, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे सिलेबस में दो टाइप की कोलिजन है मेनली, ठीक है, जिसमें पहली कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन, ओके, और जो नेक्स्ट दूसरी कोलिजन है वो होगी हमारी इनएलास्टिक कोलिजन, ओके। इलास्टिक कोलिजन होगी और इनएलास्टिक कोलिजन, दो टाइप की कोलिजन है। अब इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, जिसमें लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल रिमेन कांस्टेंट और बोथ विल रिमेन कंजर्व्ड। तो इस टाइप की कोलिजन को तो आप क्या कहोगे, इलास्टिक कोलिजन कहोगे, ओके। लेकिन अगर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहे, ओके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये लॉस हो जाए या इसमें कुछ कमी आ जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना। इस टाइप की कोलिजन्स को क्या कहते हैं, इनएलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे सर एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, यस कंजर्व रहती है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ये एनर्जी किसी और टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, हो सकता है ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है ये किसी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों ही क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको आप इलास्टिक कोलिजन कहोगे और इसको आप क्या कहोगे, इनएलास्टिक कोलिजन कहोगे, ठीक है। और यहाँ पर कोलिजन क्या होती है, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस इन विच टू पार्टिकल्स कैन चेंज देयर काइनेटिक एनर्जी
एंड देयर लीनियर मोमेंटम। तो ये दो कोलिजन है। हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे ये चैप्टर पूरा होता है इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।